माइकेल कार्लोन लॉग बीच स्थित अपने पिता के निवास स्थान पर पहुंचा तो देखा कि अंदर प्रवेश करने वाली सकरी सड़क के दाहिने को लोहे की भारी जंजीर से रोक दिया गया था। जंजीर के निकट खड़े दो अपरिचितों में से एक ने उससे पूछा, हु आर यू? उसने परिचय दे दिया। तभी एक तीसरा आदमी समीप के मकान से निकला और उसके चेहरे पर दृष्टिपात करता हुआ बोला, ये तो डॉन का लड़का है। मैं इसे अंदर ले जाता हूँ। और उसे उसके पिता के घर में साथ ले गया। मकान अपरिचित व्यक्तियों से भरा प्रतीत होता था। टॉम हेगन की पत्नी और किपोरेजाइम सेनापति क्लेमेंजा भी वहीं खड़े हुए थे। क्लेमेंजा हाथ मलते हुए सांत्वनापूर्वक बोला, तुम्हारी माँ अस्पताल गई है। डॉन अब खतरे में बैठे पॉलीगाटो ने खड़े होकर माइकेल से हाथ मिलाया। माइकेल जानता था कि वह उसके पिता का अंगरक्षक था, अच्छी सूझबूझ वाला एवं अपने कार्य में अतीव कुशल तथा सक्षम। लेकिन आज वह असफल हो गया। कमरे में उपस्थित अन्य बहु से अपरिचित चेहरों को वह समझ गया कि वे क्लेमेंजा के आदमी नहीं थे। माइकेल ने इन तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि पॉलीगाटो और क्लेमेंजा पर संदेह किया जा रहा था। क्लेमेंजा से यह जानकर कि फ्रेडी को डॉक्टर ने इंजेक्शन देकर सुला दिया था, माइकेल ने कुछ संतोष अनुभव किया। तत्पश्चात टॉम को पत्नी की कुशल क्षेम पूछी और उसे भी साथ लेकर वह अपने पिता के ऑफिस की ओर बढ़ गया। सोनी डेस्क के पीछे कुर्सी पर बैठा था। उसके एक हाथ में पीला पैड था तथा दूसरे में पेंसिल। उसके अलावा कमरे में सिर्फ किपोरेजाइम टेसियो था। वह भी पैड व पेंसिल लिए बैठा था। माइकेल को समझते देर नहीं लगी कि जिन अपरिचित चेहरों को उसने बाहर देखा था वे टेसियो के ही होंगे। उन्हें आया देखकर सोनी उठा और टॉम की पत्नी को बाहों में भरकर सांत्वना देते हुए बोला, घबराओ मत थेरेसा। टॉम सकुशल है, उसे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। उसके हाथ वे लोग अपना प्रस्ताव भेजने वाले हैं। थेरेसा को छोड़कर उसने माइकेल को कसकर आलिंगनबद्ध करते हुए उसके गाल पर चुंबन अंकित कर दिया। उसके इस आकस्मिक रूप से परिवर्तित व्यवहार से चकित माइकेल उसे पीछे धकेलता हुआ बोला, पहले तो तुम मुझे खूब पीटा करते थे और अब ऐसे चोंचले करते हो। बचपन में वे दोनों प्रायः लड़ा करते थे। नादान लड़के, मैं तेरे लिए चिंतित था। सोनी बोला, यूं तो मैं किसी से नहीं घबराता, परंतु माँ को ये समाचार देना मुझे पसंद नहीं था। और पॉप के बारे में खुद मुझे ही उसको बताना पड़ता था। इस समाचार की माँ पर क्या प्रतिक्रिया हुई? कुछ नहीं। वो और मैं ऐसी बातों के अभ्यस्त हो चुके हैं। अलबत्ता तुम्हारी याद में ये पहली घटना है। सोनी ने उत्तर दिया, फिर कुछ रुककर बोला, वह अस्पताल में पॉप के पास है। हमें अस्पताल कब चलना है? इस काम को समाप्त करने से पहले तो मैं घर से बाहर पांव भी नहीं रख सकता। सोनी ने शुष्क स्वर में कहा। तभी टेलीफोन की घंटी बज उठने के कारण रिसीवर उठाया और ध्यानपूर्वक सुनने लगा। माइकेल ने सोनी के पैड पर नजर डाली। उस पर 7 आदमियों के नाम लिखे थे। पहले 3 थे, सोलोजो फिलिप टाटाग्लिया और जॉन टाटाग्लिया। माइकेल को ये सोचकर वज्राघात सा लगा कि सोनी और टेसियो उन आदमियों की सूची बना रहे थे जिनकी हत्याएं की जानी थीं। सोनी रिसीवर रखकर थेरेसा और माइकेल से बोला, तुम दोनों बाहर बैठकर प्रतीक्षा करो। मुझे और टेसियो को कुछ आवश्यक काम निपटाना है। थेरेसा तो व्याकुलता अनुभव करती हुई बाहर चली गई, लेकिन माइकेल वहीं बैठा रहा। सोनी उस पर तीक्ष्ण नजरें डालकर बोला, माइक, यदि तुम यहाँ बैठोगे तो तुम्हें ऐसी बातें भी सुननी पड़ेंगी जिन्हें सुनना नहीं चाहोगे। मैं सुन लूंगा, माइकल ने सिगरेट जलाकर कहा। नहीं, यदि मैंने तुम्हें इसमें शामिल होने दिया तो पॉप मुझ पर बहुत अधिक नाराज होंगे। यू बास्टर्ड, माइकेल खड़ा होकर चीखा, वह मेरे भी पिता हैं। क्या मैं उनकी सहायता न करूं? मुझे बाहर जाकर लोगों को शूट नहीं करना है, लेकिन अन्य प्रकार से तो सहायता कर सकता हूं। तुम्हें याद नहीं कि विश्वयुद्ध में मैं जल सेना में था, जहां मैंने अनेक जापानी मारे थे और खुद भी घायल हुआ था? या तुम समझते हो कि खून खराबा देखकर मैं बेहोश हो जाऊंगा? ठीक है, तो फिर यहीं रहकर फोन अटेंड करो, सोनी ने मुस्कराकर कहा। फिर टेसियो से बोला, अभी अभी जो फोन कॉल मुझे मिली थी उससे वांछित जानकारी प्राप्त हो गई है। पुनः माइकेल की ओर मुड़कर पूछा, माइक, आज तुम्हारी परीक्षा है। वास्तविक धोखेबाज का पता मुझे लग गया है।
लेकिन इससे पहले मेरा सदैव क्लेमेंजा और पॉलीगाटो पर था। क्या तुम बता सकते हो इन दोनों में गद्दार कौन है? माइकेल सावधानीपूर्वक सोचने लगा। क्लेमेंजा कार्लोन परिवार के केपोरेजाइम जैसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली पद पर था। डॉन का 20 वर्ष पुराना घनिष्ठ मित्र था और डॉन के ही कारण आज वह लाखों में खेल रहा था। तब क्या और अधिक धन के लालच में, पर अधिक शक्ति प्राप्त करने के लोभवश फिर किसी अपमान का बदला लेने के लिए उसी ने। परंतु क्लेमेंजा से गद्दारी की अपेक्षा करना, नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी ओर यह भी कटु सत्य था कि सोलोजो कार्लोन परिवार के अन्य किसी सदस्य की अपेक्षा क्लेमेंजा को ही मुट्ठी में करने का प्रयत्न करेगा। माइकेल ने सोचा पॉलीगाटो अभी धनवान नहीं बना था और किसी महत्वपूर्ण पद पर पहुंचने के लिए भी उसे काफी प्रतीक्षा करनी थी। संभव है युवावस्था और महत्वाकांक्षी के कारण धन और सत्ता के कुछ और सपने उसने सजो रखे हों और इसीलिए। लेकिन पॉलीगाटो 6ठी कक्षा में उसका सहपाठी रह चुका था। उससे भी वह गद्दारी की आशा नहीं करता था, अतः उसने कह दिया कि इन दोनों में कोई गद्दार नहीं था। लेकिन ये बात उसने सिर्फ इसलिए कही क्योंकि सोनी बता चुका था उसके पास सही उत्तर था। हाँ, अगर वोट डलवाए जाते तो निश्चय ही वह पॉलीगाटो के खिलाफ वोट देता। डोंट वरी, सोनी मुस्कुराया, अपराधी क्लेमेंजा नहीं पॉलीगाटो है। माइकेल ने नोट किया कि यह सुनकर टेसियो ने राहत सी अनुभव की थी। स्वयं भी केपोरेजाइम होने के नाते उसकी सहानुभूति क्लेमेंजा के साथ थी। दूसरे वर्तमान स्थिति में यदि क्लेमेंजा जैसा महत्वपूर्ण आदमी धोखेबाज साबित होता तो हालात और गंभीर हो जाने थे। टेसियो पूछ बैठा, तो फिर कल मैं अपने आदमी भेज दूं? नहीं, परसों भेजना और तब तक मैं इस बात को गुप्त रखना चाहता हूँ। कहकर सोनी बोला, अब तुम भी बाहर जाकर क्लेमेंजा से इस सूची के बारे में विचार विमर्श कर लो। मैं अपने भाई से कुछ सूक्ष्म बातें करनी चाहता हूँ। टेसियो के जाने के बाद माइकेल ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि पॉली ने विश्वासघात किया है? टेलीफोन कंपनी में अपने कॉन्टैक्ट द्वारा मैंने पॉली और क्लेमेंजा के टेलीफोन की बारीकी से जांच कराई। इस महीने में आज समेत तीनों दिन जब भी पॉली बीमारी के कारण छुट्टी पर रहा है, उसे डॉन के ऑफिस की बिल्डिंग के सामने से एक पब्लिक फोन द्वारा काले की गई है। शायद ये जानने के लिए कि अंगरक्षक के हो तीर पर वह स्वयं आ रहा था या उसके स्थान पर जन्य किसी और मी को भेजा जा रहा था। सोनी ने निश्वास ली, भगवान का शुक्र है कि धोखेबाज पॉली है, क्लेमेंजा नहीं। क्लेमेंजा की अभी अभी हमें बहुत आवश्यकता है। तो क्या अब युद्ध होकर ही रहेगा? माइकेल ने हिचकिचाकर पूछा। टॉम के आने के बाद तो मैं वही करूंगा। सोनी की आंखों में कठोरता व्याप्त गई, बशर्ते कि डॉन मुझे कोई और आदेश नहीं देते हैं। तब फिर उनका आदेश प्राप्त होने तक प्रतीक्षा क्यों नहीं करते हो? इसलिए कि हमारे सामने बंदूकें तनी हैं और हम लड़ने को लाचार हैं। अब तो मुझे ये भी डर है कि टॉम को शायद छोड़ा भी न जाए, क्योंकि टॉम को उन्होंने ये समझकर पकड़ा था कि डॉन मर चुके थे और उन्हें आशा थी कि टॉम हमें उनका प्रस्ताव मनवाने के लिए तैयार कर देगा। लेकिन डॉन क्योंकि जीवित है इसलिए अब वे समझ गए होंगे कि मैं उनसे समझौता नहीं करूंगा बल्कि युद्ध होकर ही रहेगा। इस प्रकार इस स्थिति में उनके लिए टॉम का कोई उपयोग नहीं है। वे उसे छोड़ भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। लेकिन सोलोजो ने ये कैसे सोच लिया कि तुम उसके साथ सौदा कर लोगे? माइकेल ने शांत स्वर में पूछा तो उत्तर में सोनी ने सोलोजो की डॉन से हुई मीटिंग का पूरा विवरण दे दिया। यदि उन्होंने डॉन को मार डाला होता तब तुम क्या करते? अनायास ही माइकेल पूछ बैठा। सोलोजो और टाटाग्लिया परिवार को तो मैं मिटा ही देता। सोनी ने सामान्य स्वर में कहा, चाहे हमें न्यूयॉर्क के 5 परिवारों से युद्ध करना पड़ता और भले ही इस युद्ध में हम भी मिट जाते, लेकिन डॉन तो ऐसा नहीं करते। मैं जानता हूं कि मैं उन जैसा आदमी नहीं हूं, लेकिन डॉन ही नहीं बल्कि क्लेमेंजा और टेसियो के अलावा सोलोजो भी जानता है कि विध्वंसक कार्यों में मैं कहर बरसाने की क्षमता रखता हूं। परिवार के पिछले युद्ध में जब मैं केवल 19 साल का था तो मैंने डॉन की आश्चर्यजनक सहायता की थी, इसलिए अब भी मैं चिंतित नहीं हूँ। हमारी सारी शक्तियाँ सुरक्षित हैं। काश ल्यूका से भी संपर्क हो जाता। माइकेल ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, क्या ल्यूका वास्तव में ही शक्तिशाली व भयानक है जितना कि समझा जाता है?
वह लाजवाब है। सोनी सहमति देकर बोला, मैं उसे तीनों टाटाग्लियों के पीछे भेजेंगा तथा सोलोजों को स्वयं समाप्त करूंगा। माइकेल ने बेचैनी से पहलू बदलकर अपने बड़े भाई की ओर देखा। उसका भाई कभी कभी निर्दयी होने के बावजूद भी अच्छा आदमी था, लेकिन उसकी बातें कितनी अजीब और भयानक थी। वो हत्या की जाने वाले आदमियों की सूची इस प्रकार बना रहा था जैसे कोई नया नया गद्दी नशीन रोमन बादशाह हो। गनीमत थी कि डॉन जिंदा थे, वरना उसे भी इस मारकाट में भाग लेना पड़ता। अब तो डॉन, सोनी और ल्यूका मिलकर सब संभाल लेंगे। तभी बाहर से टॉम की पत्नी की चीख सुनकर उसने दौड़कर द्वार खोल दिया। बाहर टॉम अपनी रोती सिसकती पत्नी को सहारा दिए खड़ा था। थेरेसा को सोफे पर बिठाकर टॉम ऑफिस में आ गया।